नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार गुरावा हाजिर हूँ आज आपके लिए एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ और वो नया टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम का जो टॉपिक है वो भी कई कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे पहले हमने संज्ञा के टॉपिक को पूरा किया है। यदि आपको हमारा ये टॉपिक सर्वनाम वाला यदि समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आज हम लेते हैं आपके सामने सर्वनाम। तो दोस्तों, सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले तो हमें ये देखना होगा कि सर्वनाम है क्या और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो बात आती है कि सर्वनाम है क्या। तो आपको बता दें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सर्वनाम क्या है। देखिए, मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूँ और उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि सर्वनाम क्या है। देखिए, जैसे मैं लिखूँ कि राम, पहले टॉपिक नाम लिख देता हूँ सर्वनाम। सर्वनाम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। तो देखिए, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। राम खेलने जाता है। फिर मैंने लिखा राम दौड़ लगाता है। फिर मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने 4 वाक्य आपके सामने लिखे। इसको नाम दे दिया क, इसको नाम दे दिया ख, इसको नाम दे दिया ग और इसको नाम दे दिया घ। मैंने देखिए आपके सामने 4 वाक्य लिखे हैं। 4 वाक्य में क्या है, राम अच्छा लड़का है, राम खेलने जाता है, राम दौड़ लगाता है, राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें दोस्तों क्या हुआ है, इसमें देखिए राम शब्द है वो बार बार आया है। ये कोई वाक्य लिख रहे हैं, हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं मान लीजिए, और उस पैराग्राफ में हम ये बात लिखें कि राम अच्छा लड़का है, राम खेलने जाता है, राम दौड़ लगाता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राम शब्द है वो बार बार आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये राम क्या है, राम यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है। किसी व्यक्ति का नाम होने के कारण से ये जो है वो संज्ञा है। और संज्ञा कौन सी है, ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है, राम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये राम शब्द यहाँ पर बार बार आ रहा है। जब वाक्य के अंदर राम शब्द अर्थात एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, एक शब्द बार बार आ रहा है, जब एक शब्द बार बार आ रहा है तो इससे वाक्य की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए इस राम जो बार बार आ रहा है राम, इस राम की जगह पर हम कोई एक वैकल्पिक शब्द लिखेंगे और वो शब्द क्या हो सकता है, वो शब्द होगा वह। ये वह कहाँ लिखा गया, ये संज्ञा था, इस संज्ञा के स्थान पर लिखा गया वह। यहाँ पर भी क्या होगा, हम वह लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वह लिख सकते हैं। तो हम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आए उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। तो ये वह आया, वह क्या है दोस्तों, वह यहाँ पर सर्वनाम होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हमें परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा किसकी, सर्वनाम की परिभाषा लिख रहे हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहेंगे दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले
शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। देखिए दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर कौन से आए? ये संज्ञा था राम, राम के स्थान पर वह आ गया, वह आ गया, वह आ गया, तो ये क्या है? ये सर्वनाम है। आपको हमने ये समझा दिया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए, सर्वनाम की परिभाषा बता दी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेदों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं और उन 6 भेदों का वर्णन आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, अब अगला भेद अपने पास में आता है। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद माने जाते हैं सर्वनाम के। तो लिखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेदों की बात करें तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अब हमें पहले भेद का अध्ययन करेंगे और पहला भेद अपने सामने आता है, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद कौन सा आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 भेदों में से हम पहले भेद की बात कर रहे हैं। पहला भेद अपने सामने पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों कहाँ होता है? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने उपभेद होते हैं? 3 कौन कौन से होते हैं? एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तीसरा आता है अन्य पुरुष। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिन सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम हमने बता दिया, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, मेरा। जैसे मैं, तुम, वह, मैं, मेरा आदि। ये सभी क्या है? ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं, पहला जो पुरुष आता है वो है उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। इन 3 उपभेदों में
पहला आता है उत्तम पुरुष, इनको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। पहले सर्वनाम की बात कर रहे हैं। पहला सर्वनाम अपने सामने आता है उत्तम पुरुष। सर्वनाम पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद थे। 3 उपभेद में से पहला था उत्तम पुरुष। कौन सा आता है? उत्तम पुरुष। अब देखिए दोस्तों, उत्तम पुरुष कहाँ माना जाएगा? उत्तम पुरुष को हम फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहाँ होगा? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब बात करें उदाहरणों की, जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा आदि। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। यहाँ पर बोलने वाला अपने लिए इन शब्दों को काम में लेगा। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊं, मुझे जयपुर जाना है। मैं लिख दूं, उदाहरण है, मुझे जयपुर जाना है। मुझे जयपुर जाना है। इस वाक्य के अंदर कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर दोस्तों मुझे लिखा हुआ है, ये मुझे सर्वनाम है। और मुझे कौन सा? मुझे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, अर्थात फर्स्ट पर्सन कहते हैं। दूसरा आता है मध्यम पुरुष। पहला आ गया उत्तम पुरुष, और दूसरी बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष की। तो ये मध्यम पुरुष क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। पहला उत्तम पुरुष, बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों को काम में लेगा वो उत्तम। और दूसरा मध्यम पुरुष की बात करते हैं। दूसरा नंबर आ गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को अंग्रेजी में कहते हैं सेकंड पर्सन। अंग्रेजी में कहते हैं सेकंड पर्सन, अर्थात मध्यम पुरुष। देखिए, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वहाँ पर हम मध्यम पुरुष मानते हैं। तो क्या लिखेंगे? मध्यम पुरुष में लिखेंगे, मध्यम पुरुष क्या है? बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उससे मध्यम पुरुष, उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष कहाँ होगा?
मध्यम पुरुष वहाँ पर माना जाएगा दोस्तों जहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन शब्दों को काम में लेगा वो शब्द मध्यम पुरुष में माने जाएंगे। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपका। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपका। ये जो शब्द है ये शब्द वक्ता अपने लिए नहीं बोल रहा। किसके लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है सुनने वाले के लिए। जैसे तू, तुम मेरा ये काम करो, तुम्हारा घर कहाँ है, आपका नाम क्या है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैंने प्रश्न किया, मान लीजिए आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, मैंने आपका, तो आपका किसका, अब कौन सा सर्वनाम होगा? मध्यम पुरुष। न तो बोलने वाला खुद के लिए काम में ले रहा है, फिर किसके लिए ले रहा है? सुनने वाले के लिए। तो ये हो गया मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन। तीसरा जो प्रश्न होता है दोस्तों वो होता है अन्य पुरुष। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं, हमें पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने दो पढ़ लिया। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के तीसरे भेद की, और तीसरा भेद अपने सामने आता है वो है अन्य पुरुष। कौन सा आता है? अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष को अंग्रेजी में बोलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी थर्ड पर्सन कहाँ होगा? जहाँ पर न तो बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों को काम में लिया जाएगा और न ही सुनने वाले के लिए, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए ये शब्द काम में लिए जाएंगे, वहाँ पर होता है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष के बारे में हम लिखते हैं, अन्य पुरुष कहाँ होता है? वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले, बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त, सुनने वाले के अतिरिक्त, मैंने लिखा वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं। अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं, तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं, अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं, तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने क्या लिखा? वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं, तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, कोई, उनका। मैं लिख दूँ वह, वे, कोई, उनका आदि। ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। जैसे मैं कोई बात बोलूँ कि कोई सुन ना रहा हो, तो कोई कौन? न तो बोलने वाले के लिए और न ही सुनने वाले के लिए, किसी अन्य व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर होगा अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे उदाहरण दूँ, वह खाना पका रही है। वह, उदाहरण दूँ, वह खाना पका रही है। यहाँ पर जो वह सर्वनाम आया है, वह सर्वनाम किसके लिए है? क्या बोलने वाला अपने लिए काम में ले रहा है? अगर बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों को काम में लेगा वो उत्तम पुरुष होगा, तो बोलने वाला अपने लिए नहीं। क्या सुनने वाले के लिए काम में लिया जा रहा है? नहीं, किसी अन्य के लिए काम में लिया जा रहा है कि वह खाना पका रही है, इसलिए यहाँ पर वह क्या होगा? वह दोस्तों यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। इस प्रकार से हमने देख लिया कि सर्वनाम
के 6 भेद होते हैं और 6 भेदों में से हमने एक भेद का अध्ययन कर लिया है। और एक भेद कौन सा है? वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा सर्वनाम अपने पास में और आता है और वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। 6 भेदों की बात कर रहे हैं हम। 6 भेदों में हमने एक भेद पूरा कंप्लीट कर लिया है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और अब दूसरा भेद अपने सामने आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद आता है अपने पास में सर्वनाम का और वो भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ होता है। निश्चयवाचक मतलब डेफिनेट प्रोनाउन, DEFINITE NOUN, डेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट प्रोनाउन कहाँ होता है दोस्तों? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई फिक्स चीज़ का बोध कराएंगे तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह यहीं पढ़ रहा है, वह यहीं पढ़ रहा है, वह यहीं पढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, वह यहीं पढ़ रहा है तो इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह कहाँ पढ़ रहा है? यहीं पढ़ रहा है। ये बात निश्चय है, फिक्स है, इसलिए वह में क्या होगा? वह में यहाँ पर दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। वह यहीं पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है? यहीं। ये बात फिक्स हो गई है, ये कहाँ पढ़ रहा है? यहीं पढ़ रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अपने सामने एक सर्वनाम और आता है और वो आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आ गया, ए और जुड़ गया इसके सामने और बाकी परिवर्तन नहीं हुआ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं लिख रहा हूँ, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने क्या लिखा अनिश्चयवाचक में? जिन सर्वनाम शब्दों से
किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, पानी में कुछ पड़ा है, ऐसे। तो देखिए मैं लिखूँ, उदाहरण है, यहाँ कोई नहीं आया, पानी में कुछ पड़ा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनिश्चय की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ कोई नहीं आया, अनिश्चय की स्थिति है। पानी में कुछ पड़ा है, यहाँ पर ये क्या है? अनिश्चय की स्थिति है। तो इन दोनों के अंदर अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। इन दोनों में कौन सर्वनाम है दोस्तों? इन दोनों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन कौन शब्दों में? कोई में और कुछ में, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब दोस्तों आज हमने सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, उनमें से हमने 3 देख लिए हैं, और 3 के बाद में जो अगले 3 भेद और बच गए, और कुछ इसके विशेष नियम भी हैं, उन विशेष नियमों की क्लास और 3 अन्य भेद बच गए, उन भेदों की क्लास हम अगली क्लास में करेंगे। यदि मेरे द्वारा ये जानकारी आपको जो दी जा रही है वो यदि आपके समझ में आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट